तो हेलो एवरीवन, ग्रेटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे थे, तो आज के सेशन में उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। और गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 2 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ अभी गेट एकेडमी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है GAOTSX। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और ऑफर वैलिड फॉर फर्स्ट 50 इनरोलमेंट, कि पहले 50 इनरोलमेंट में आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। गेट 2026 का कोर्स 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। गेट एकेडमी के और भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 रुपीज़ में, ईएससी नॉन टेक्निकल यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके नॉन टेक्निकल जो पार्ट होता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईसीटी, एनवायरमेंटल साइंस, तो इस 777 में प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और भी कुछ जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, ईएमटी, माइक्रो प्रोसेसर, इन सारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपना चूज करके एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। राइट। गेट 2025 के लिए अगर आप एनरोल किए हुए थे एंड 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं आप, तो 1500 रुपीज़ पे करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं कोर्सेज को। यूपीपीएससी एई, जो कि रिसेंट वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है यूपी में, यूपीपीएससी एई गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जिसके प्रीलिम्स एंड मेंस का जो एग्जामिनेशन का पोर्शन है वो गेट एकेडमी की टीम कवर करके 1111 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर रही है। प्रीलिम्स एंड मेंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में 22 नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं 1111 में। प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है एंड मेंस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, सारे के सारे आपको 1111 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025। तो गेट 2025 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज जो है 333 में आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट को बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करते हैं तो आपको कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है, ऑल इंडिया रैंकर्स कितना टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं, आप कितना टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पहले टेक्निकल सॉल्व कर लें, देन नॉन टेक्निकल पे जाएं, या फिर पहले नॉन टेक्निकल करें फिर टेक्निकल पे जाएं। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी डेवलप होगी, टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगा, और आपके स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वीक पोर्शन का पता चलेगा कि कहाँ पे और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है, मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है, या फिर थेरेटिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, जो कि ये 76 टेस्ट आपका हेल्प करेगा। राइट। और गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि जो भी ऑफिशियल गेट पेपर होता है, जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आपको गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। इन 76 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वेल डिजाइंड क्वेश्चंस है, यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बिल्डअप करेगा। जनरल एप्टीट्यूड, गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। राइट।
जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है जनरल एप्टीट्यूड का। एंड एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 है। एंड इस एप्टीट्यूड की बुक में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक में प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं एंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में यहाँ तक हम लोगों ने बात किया हुआ था पोल शू तक। देखिए फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में बात करें, फ्लक्स किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। फ्लक्स को प्रोड्यूस करने की दो मेथोडोलॉजी हैं। एक परमानेंट मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है। परमानेंट मैग्नेट इन द सेंस इस तरीके से, अगर बार मैग्नेट है तो यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल देखने के लिए मिल रहा है, और फ्लक्स लाइंस अपना पाथ इस तरीके से आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी एस टू एन ट्रेवल करेंगी, इनसाइड एस टू एन एंड आउटसाइड हाफ ऑफ द फ्लक्स इस तरीके से ट्रेवल करेगी, हाफ ऑफ द फ्लक्स इस तरीके से, राइट। तो ये परमानेंट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट होता है। एंड हम लोग जो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी आपको मशीन में देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने के लिए मिलेगा लार्ज मशीन्स में, इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल ओवर द फील्ड, कि इस तरीके से कोई भी हाईली परमिएबल मटेरियल, हाईली मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, जिसकी परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होती है। परमेबिलिटी हाई होने का क्या एडवांटेज है, परमेबिलिटी अगर हाई है तो उतना ही ज़्यादा इजीली फ्लक्स को अपने आप में से सेटअप होने देगी। परमेबिलिटी हाई होगी तो उतना ही ज़्यादा इजीली फ्लक्स सेटअप हो पाएगा। किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई है तो उतना ही ज़्यादा इजीली करंट उसमें से फ्लो कर पाएगा। तो इस तरीके से एक हाईली परमेबल मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने लिया। ऑन टॉप ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने वाइंडिंग्स प्रोवाइड किए। इस तरीके से टर्न्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक कंडक्टर लिया, देन टॉप से लेते हुए एंड बॉटम से निकालते हुए, देन टॉप एंड बॉटम, देन टॉप देन बॉटम, इस तरीके से मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे VDC हम लोगों ने इंजेक्ट किया, DC इंजेक्शन किया, DC। वाई नॉट AC? AC से जो फील्ड क्रिएट होगी, N और S पोल्स ईच एंड एवरी हाफ साइकिल में इंटरचेंज होते रहेंगे, जिससे कभी फ्लक्स इधर से निकलेगी कभी इधर से निकलेगी, तो कंट्रोल वो फिक्स नहीं हो पाएंगे। और हम लोगों को फिक्स्ड मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करना है, इसके लिए DC सप्लाई देते हैं। DC सप्लाई में पोलैरिटी फिक्स होती है, अगर प्लस यहाँ से दिए हैं माइनस यहाँ से दिए हैं तो वो फिक्स्ड है। और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। अब ये करंट कैसे फ्लो कर रही है इन कंडक्टर्स में, ऐसा, एंड टॉप से होते हुए बॉटम से निकलते हुए यहाँ से एग्जिट हो रही है। अब एज पर द एम्पियर्स राइट हैंड सॉरी थंब रूल, कि करंट का डायरेक्शन अगर नोन है तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन आपको पता चल सकता है। फ्लक्स लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेंगी, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लक्स लाइंस निकल रही तो ये एन पोल होगा। अब हाफ ऑफ द फ्लक्स लाइंस ऐसे और यहाँ से इंटर कर जाएंगी, तो ये जहाँ पे इंटर कर रही है वो एस पोल बन जाएगा। तो एन और एस पोल्स इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नाउ और ये आयरन कोर लिया हम लोगों ने और वोल्टेज इंजेक्ट किया, करंट साइनसोइडल करंट फ्लो करना चालू किया, क्योंकि साइनसोइडल AC वोल्टेजेस इंजेक्ट करके रखा हुआ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो ये इस वोल्टेज के कारण ये करंट प्रोड्यूस हुआ, ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स से फ्लो होता हुआ जाएगा तो फ्लक्स क्रिएट करेगा। क्यों? एज पर द ऑस्टेड रूल, वेन एवर देर इज अ करंट देर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइन्स,
कि जहाँ पे भी जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो ऑल अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, देखने के लिए मिलेंगी। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे टॉप में फ्लो होती हुई देखने के लिए मिलेंगी, राइट। इस तरीके से फ्लो होंगी और अपना पाथ कैसे कंप्लीट करेंगी, इसके थ्रू। यहाँ पे देखिए स्मॉल एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि हाईली परमेएबल मटेरियल हम लोगों ने लिया हुआ था, रिलेटिव परमेबिलिटी जिसकी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 थी। एयर की परमेबिलिटी कितनी होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू, बताइएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। तो ये एनालिसिस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया हुआ है प्रीवियस सेशन में कि परमेबिलिटी हाई है तो रिलक्टेंस लो देखने के लिए मिलेगा एंड ऑल। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोगों ने, सॉरी, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे एयर है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। एयर, पीवीसी, एस्बेस्टस, ये सारे कैसे हैं, माइका, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो फ्लक्स अपना पाथ इस तरीके से कंप्लीट होती हुई जा रही है। यहाँ पे परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, मतलब परमेबिलिटी अगर हाई है तो रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रिलक्टेंस एक दूसरे के और परमेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में रहते हैं, रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी, मतलब कि ईजिली फ्लक्स सेटअप हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण परमेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फ्लक्स सेटअप होने के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, रेड्यूस। अगर रिलक्टेंस हाई है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली फाई इज इक्वल टू, जैसे V इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग एन आई लिखते हैं, राइट, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस से रिप्रेजेंट करता है, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस हाई है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑपरेटिंग फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं कर सकते, एक बार मशीन में इंस्टॉल हो गया तो लार्ज करंट इंजेक्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू को मेंटेन कर सकें हम लोग, राइट। तो ऑपरेटिंग फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन कर सकें तो लार्ज करंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ से करंट इंक्रीज होगा तब ऑपरेटिंग फ्लक्स को मेंटेन कर पाएगा स्कोर में, like that. Excitation should be always DC for field winding because if AC excitation used, so poles keep on changing and net movement is zero, so we give DC excitation. परमानेंट मैग्नेट अनकंट्रोलेबल फ्लक्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट में। फॉर मशीन वी यूज कंट्रोलेबल फ्लक्स, सो वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट which requires windings and a DC voltage across it called excitation, right। कि इस तरीके से नंबर ऑफ टन्स हाईली परमेबल मटेरियल के ऊपर में लपेट के वहाँ से DC दोनों टर्मिनल के थ्रू DC एक्साइटेशन दे दीजिए, मैग्नेट बन के तैयार हो जाएगी। कौन सी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक्साइटेशन इज एसेंशियली DC बिकॉज इट प्रोड्यूस फिक्स्ड पोल्स पोलैरिटी, कि N और S पोल्स फिक्स्ड रहेंगे अगर DC देते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है द पोल इज स्प्रेड आउट हैज पोल सू in order to reduce the reluctance in the air gap
एंड टू स्प्रेड फ्लक्स यूनिफॉर्मली ऑन द आर्मेचर कंडक्टर, राइट। कि इस तरीके से स्टेटर एंड रोटर है, यहाँ पे स्टेटर के थ्रू इस तरीके से पोल शू देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे रोटर प्रोवाइड करके रखे हुए हैं हम लोग, रोटर। तो देखिएगा यहाँ पे एयर गैप कितना है, लार्ज है, लेकिन यहाँ पे एयर गैप कितना है, कम है। अगर केवल पोल कोर यूज़ करते, पोल शू नहीं यूज़ करते, तो एयर गैप यहाँ तक देखने के लिए मिलता, जो कि एयर गैप के इंक्रीज होने से, एयर गैप अगर इंक्रीज होगा, हाई होगा, तो रिलक्टेंस की वैल्यू हाई होगी। रिलक्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो ऑपरेटिंग फ्लक्स रेड्यूस करेगा। ऑपरेटिंग फ्लक्स को सेम मेंटेन करने के लिए करंट का रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगा, लार्ज करंट लगेगा, राइट। तो सो the poles is spread out as poles so in order to reduce the reluctance in the air gap and to spread a flux uniformly on the armature conductor। आर्मेचर कंडक्टर तक यूनिफॉर्मली पहुंचाने के लिए पोल शू काम करता है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली आर्मेचर, आर्मेचर किसको बोल रहे हैं, ये रोटर को, रोटर में वाइंडिंग्स सॉरी स्लॉट प्रोवाइडेड है, उसमें कंडक्टर प्लेस्ड है जो कि आर्मेचर फॉर्म करते हैं, राइट। तो पोल कोर हो गया, पोल शू हो गया, सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। एंड पोल आर्क या पोल फेस इसको हम लोग कह रहे हैं, एंड योक कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करके एक्साइटेशन, कैसा एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। रिलक्टेंस कम होगा तो परमेबिलिटी हाई होगी, फ्लक्स रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स रिक्वायरमेंट, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए करंट का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा, राइट। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, परमेबिलिटी हाई होगी एंड फ्लक्स ऑलरेडी हाई होगा, तो करंट जो रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा। एयर गैप शुड बी मिनिमम, एयर गैप हाई तो रिलक्टेंस हाई। रिलक्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अपोजिंग द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। परमेबिलिटी क्या है, अलोइंग प्रॉपर्टी है, रिलक्टेंस अपोजिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, आर्मेचर कोर। It is a cylindrical drum-shaped structure punched into slots on its periphery and place armature winding, and the slots provide mechanical security। तो अगर आपको स्लॉट्स बनाने हैं, आर्मेचर बनाना है, तो इस तरीके से रोटर रहता है, सिलेंड्रिकल रोटर। ये शाफ्ट की हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से मल्टीपल स्लॉट्स प्रोवाइडेड है। इन स्लॉट्स में कंडक्टर का प्लेसमेंट करना है हम लोगों को। यहाँ पे एक कंडक्टर, 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 इस तरीके से जितने भी स्लॉट्स हैं वहाँ पे कंडक्टर प्लेस कर दिए। और इसके टॉप में आपको, जस्ट अ सेकेंड, इस रोटर के टॉप पे आपको स्टेटर देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरीके से। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे पोल्स प्रोवाइडेड रहते हैं, अगर 2 पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है, लाइक दैट। ऑलवेज इवन नंबर ऑफ पोल्स रहते हैं। यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल, यहाँ से फ्लक्स लाइन्स जा रही हैं, बीच में आर्मेचर रखा हुआ है, दिस इज आर्मेचर। हार्ट ऑफ मशीन क्या होती है, आर्मेचर ही होती है। इट इज अ सिलेंड्रिकल ड्रम शेप, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ड्रम शेप स्ट्रक्चर है, पंच्ड इनटू स्लॉट्स, मल्टीपल स्लॉट्स प्रोवाइडेड है ऑन इट्स पेरीफेरी, आउटर पेरीफेरी में, और रोटर के आउटर पेरीफेरी में हम लोग स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं, बाहर की साइड से स्लॉट्स ना, isn't it? टू प्लेस आर्मेचर वाइंडिंग, कंडक्टर प्लेस किए जो कि वाइंडिंग फॉर्म कर रहे हैं, एंड द स्लॉट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सिक्योरिटी, कि जब रोटर रन करेगा तो अगर स्लॉट्स ना प्रोवाइड करें तो ये आर्मेचर कंडक्टर्स इधर उधर बिखर जाएंगे, आपकी मशीन फंस जाएगी,
इजंट इट? तो मैकेनिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्लॉट्स में अरेंज करते हैं कंडक्टर्स को। आर्मेचर कोर इज माउंटेड और कीड टू द शाफ्ट। ये क्या है? आपकी शाफ्ट है। इस तरीके से शाफ्ट होता है जो कि रोटर में, अगर ये इस तरीके से रोटर है तो बीचों बीच ये शाफ्ट इस तरीके से माउंटेड रहता है। तो शाफ्ट रन करेगा तो उसके साथ साथ पूरा का पूरा आर्मेचर रन करेगा, पूरा का पूरा रोटर रन करेगा, लाइक दैट। आर्मेचर कोर इज माउंटेड और कीड टू द शाफ्ट। इट शुड बी सुपीरियर मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सुपीरियर मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिस तरीके से पोल्स फेस से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं वो कहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी? आर्मेचर में ही इंटरेक्ट करेंगी। तो ये भी कैसा होना चाहिए? गुड मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी भी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। Therefore, solid cores are not preferred, but cores are laminated with thin laminations of 0.4 to 1 mm thickness. तो यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स लाइंस कैसी हैं? कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस है। फ्लक्स लाइन चेंज हो रही हैं क्या? नहीं, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस है। एंड पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं जो कि कांस्टेंट मेंटेन्ड है। अब ये रोटर जो आर्मेचर बनाया हुआ है इसको लैमिनेट करने की क्यों ज़रूरत है? लैमिनेशन की क्या ज़रूरत है? जब कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस किसी ये जो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं। तो ये कंडक्टर, ये जो पूरा का पूरा आर्मेचर है वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हैं। जितने भी गुड मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो इस तरीके से फ्लक्स आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो इसमें वोल्टेज बिल्डअप होगा क्या? नहीं, नहीं बिल्डअप होगा वोल्टेज। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर से लिंक करेगी तो वोल्टेज नहीं बिल्डअप होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि कोई भी कंडक्टर अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करे तब उसमें वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस हो रही हैं क्या? नहीं, कांस्टेंट फ्लक्स लाइन ये कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है, आर्मेचर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे भी लैमिनेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से योक में नहीं थी, लेकिन योग में नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं। क्या बात है जो कि यहाँ पे करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ सम एक्शन ये रोटर रन करेगा। स्टेटर स्टैटिक बॉडी है, रोटर रन करेगा। यहाँ से फ्लक्स लाइंस आ रही है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर है, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर है, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर है। तो ये इस तरीके से रन जब करेगा तो पहले ये वाला पार्ट लिंक होगा, कुछ फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। ये वाला पार्ट कुछ है फ्लक्स लाइंस, कुछ ज़्यादा फ्लक्स लाइन, ये वाला कुछ ज़्यादा, ये वाला कुछ ज़्यादा। तो इस तरीके से जब रन करेगा तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण एडी इंड्यूस वोल्टेजेस डेवलप होंगे और जो कि सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एडी इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोड्यूस करेंगे जो कि सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इन सर्कुलेटिंग करंट से बचने के लिए, एडी करंट से बचने के लिए हम लोगों को आर्मेचर कोर को लैमिनेट करने की जरूरत है। सॉलिड कोर ना यूज करके लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे। देयरफॉर सॉलिड कोर्स आर नॉट प्रिफर्ड, बट कोर्स आर लैमिनेटेड विद अ थिन लैमिनेशन ऑफ 0.4 टू 1 mm थिकनेस की लैमिनेशन यूज करेंगे। Each lamination act as individual core to form single core, and the eddy current in each lamination will be considerably reduced। तो इस तरीके से सॉलिड कोर ना यूज करके प्लेट बाय प्लेट, और प्लेट एक प्लेट कट किया, बीच में वार्निश इंसर्ट किया, या फिर कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पीवीसी, माइका या एस्बेस्टस, सेल्यूलोज, रेड ऑक्साइड, इससे वार्निश प्रोवाइड किया। एंड देन दूसरा प्लेट, देन तीसरा प्लेट, राइट, वार्निश प्रोवाइड करके तीसरा प्लेट, देन वार्निश करके चौथा प्लेट। तो सारी के सारी प्लेट्स सॉलिड ना होके, सॉलिड ना होके ये प्लेट्स बीच से इस तरीके से कटे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे रेड ऑक्साइड या फिर सेल्यूलोज से एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि कंडक्टर टू कंडक्टर शुड बी सेपरेटेड बाय सम इंसुलेशन, अदरवाइज शॉर्ट सर्किटिंग विल हैपन। तो अब जो करंट, एडी करंट फ्लो करेगा वो इतने ही पार्ट में फ्लो करेगा, इतने ही पार्ट में फ्लो करेगा, इतने ही पार्ट में फ्लो करेगा। अदरवाइज पूरे के पूरे सॉलिड आयरन कोर में फ्लो करता, जो कि एडी करंट ज़्यादा होते हैं। एडी करंट को रेड्यूस करने के लिए इस तरीके से स्टैंपिंग या लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। लेमिनेशन विल बी कंसिडरेबली रेड्यूस। और मटेरियल जो होना है बनाने के लिए स्टील ऑयल यूज़ करते हैं। स्टील प्लस
सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? रेत। रेत क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट होता है। जब भी इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह में आग वगैरह लग जाती है तो हम लोग बोलते हैं रेत डाली। लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट होता है। रेड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ स्टील। सिलिकॉन क्या करते हैं? स्टील की कंडक्टिविटी रेड्यूस करते हैं और मटेरियल को ब्रिटल बनाते हैं। ज़्यादा सिलिकॉन अगर अब ऐड कर देंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है आर्मेचर कोर का वो रेड्यूस हो जाएगा, जो कि डिसएडवांटेजियस है। इसीलिए मिनिमम अमाउंट में हम लोग सिलिकॉन ऐड करते हैं, नॉट मोर देन दैट। लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट होता है सिलिकॉन का। रेड्यूस कंडक्टिविटी ऑफ स्टील। एक्स की वैल्यू जो होती है हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट की सिलिकॉन के लिए 1.45 टू 2.5 तक होती है। रेड्यूस एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील। इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जस्ट अ सेकंड। 3.5 to 4% silicon is added to steel, which reduces the losses occurring at core known as iron loss. Iron loss का पार्ट होता है एडी करंट। तो 3.5 to 4% ही ऐड करते हैं, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज क्या हो जाएगा? मटेरियल बिट आर्मेचर कोर बिकम्स ब्रिटल, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका रेड्यूस हो जाएगा और वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए 3.5 to 4% ऑफ टोटल स्टील हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग सिलिकॉन reduces the conductivity of steel without destroying its magnetic property as well as मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, राइट, इन ऑर्डर टू अलाउ इजीली फ्लक्स लाइंस, as well as it has low hysteresis coefficient as 1.6, 1.5 to 2.5, 1.6 to reduce its hysteresis loss. So सिलिकॉन ऐड करने से हिस्टेरेसिस भी reduce होगा, एडी भी reduce होगा, तो ओवरऑल आयरन लॉसेस reduce होंगे। if more silicon is added it will destroy the mechanical property of steel, right? तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया स्टोलॉय तक। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट सेशन से हम लोग कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के बारे में बात करेंगे। कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर ये चीज़ें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट अपने हैंड रिटन नोट्स में प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर लें। ये फ्लक्स देन कम्यूटेटर एंड ब्रशेस के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। हेलो।